सफर बने, आओ चले। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी सिंह आप सबके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल में हम ट्रांसजेंडर जर्नी लेकर आते हैं, उन्हें उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करते हैं एक रेडियो मित्र बनकर। कई सारे सवाल और उन सारे सवालों के जवाब के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम समाज में एक सभ्य समाज की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ें। ट्रांसजेंडर समाज पर बहुत सारे प्रश्न हैं समाज से कि वो इस तरह के क्यों हैं, वो गलत गतिविधियों में क्यों हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति के क्यों हैं, वो समाज में नैतिकता का हनन करते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारी तोहमतें, बहुत सारे दाग, बहुत सारे प्रश्न उनकी तरफ समाज की ओर से उठाए जाते हैं। इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए हमारी कोशिश है कि हम परिवार शब्द की जो परिकल्पना है उसको लेकर के ही इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें और हम परवरिश थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और परवरिश थीम में आज हमारे साथ अभिभावक की जगह पर एक ट्रांसजेंडर जुड़ी हुई हैं। इनका नाम है सागर। सागर ये वो नाम है जो परिवार ने दिया था जन्म से, लेकिन वर्तमान में इन्हें जाना जाता है अस्मिता गोस्वामी के नाम से। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और ये आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। इनसे हम जानेंगे कि इनकी जिंदगी का क्या संघर्ष रहा है, कैसे इन्होंने अपनी पहचान को पाया है, कैसे समाज से चुनौतियों से लड़ी हैं और क्या सवाल इनके मन में समाज के प्रति हैं। और ये सारी चीज़ें आपको रोचक लगेंगी क्योंकि ये यात्रा वो यात्रा है जो आप किस्से और कहानियों में सुनते हैं, तमाम मिथकों के साथ जुड़ी हुई। यहाँ पे सब कुछ वो है जो सच है और वो आपके सामने है। तो हम स्वागत करेंगे आज हमारे बीच उपस्थित अस्मिता का। अस्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करती हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन एक पहल में। आज आपने मुझको आमंत्रित किया, इसीलिए मैं दिल से आपका आभार मानती हूँ और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अस्मिता, हमने आपका बहुत संक्षेप में परिचय दिया हमारे श्रोता साथियों को, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय खुद दें, वो परिचय जो आप दिल से महसूस करती हैं और जो आप चाहती हैं कि दुनिया आपको उसी परिचय, उसी पहचान से जाने, समझे और महसूस करे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने जीवन परिचय को सार से बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म तो एक मेल बॉडी में हुआ था। उसके बाद जब हमारा जीवन चालू होता है, थोड़ी उम्र बढ़ जाने के बाद हमको पता चलता है कि हम एक मेल शरीर में पैदा होते हुए भी हम एक पूर्ण पुरुष ना होके एक स्त्री का जीवन जीते रहते हैं। सिर्फ हम समाज के डर के कारण हम उस जीवन को जीते हैं जी, जो बहुत कठिन होता है क्योंकि एक इंसान दो मुहे जीवन का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए समाज से, परिवार से बहुत चुनौतियां होती हैं। हमें इन चुनौतियों को स्वीकार करके अपना जीवन चलाना पड़ता है। मैं सबसे पहले, मेरा नाम सागर गोस्वामी था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलना चालू किया। मिलती गई, सबसे जान पहचान होती गई। मैंने उनके बारे में जाना, उन्होंने मेरे बारे में जाना। ऐसी चर्चा परिचर्चा के द्वारा मुझे मेरी खुद की आइडेंटिटी पता चल गई कि मैं क्या हूँ। मैं एक मेल बॉडी में पैदा होने वाला इंसान क्या हूँ। तो मुझे लगा कि मैं पूर्ण पुरुष हूँ, ना ही पूर्ण स्त्री हूँ, तो मैं तो बीच में हूँ ना। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं एक ट्रांसजेंडर, मैं एक तृतीय पंथी हूँ। तो मैंने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, जिससे मुझे नया नाम अस्मिता गोस्वामी प्राप्त हुआ। ये खूबसूरत सा नाम आपको किसने दिया अस्मिता? ये नाम तो मुझे चुनने के लिए कहा गया
कि आप बहुत सारे नाम थे मेरे सामने, बहुत सारे। देखो सागर का सागरिका भी हो सकता था जी। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, आपका नाम रहता है उसके विपरीत नाम बना लेते हैं, पर मुझे नहीं लगा कि सागर से सागरिका करूं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सुझाव दिया, तू बहुत दिनों से बोलती है ना अश्मिता अश्मिता अश्मिता, तुम अश्मिता बन के तो दिखाओ कम से कम। तो हमें बहुत समय लगा अपने आप में सोचने के लिए कि अश्मिता सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर हमने सोचा अश्मिता के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और फिर हमने अपना नया नाम अश्मिता गोस्वामी रखा। तो अश्मिता का जीवन जीने में मुझे बेहद खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये नया नाम जो मिला है मेरी जिंदगी के लिए बहुत सुनहरा नाम है, और इस नाम से मिलते हुए मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आई हुई हैं। अस्मिता, ट्रांसजेंडर ज़िंदगी में तमाम सिचुएशन होती हैं, बदलाव की जो सिचुएशन होती है, क्योंकि आज जो नई जनरेशन है वो पुरानी जो कल्चर्ड संस्कृति रही है किन्नर घराने की या हिजड़ा परंपरा जो रही है उसको फॉलो करने के बजाय पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती है, समाज में कुछ करना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, खुद को साबित करना चाहती है कि हमें हमारे लिंग से पहचान न मिले बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता से, हमारे कौशल से हमें हमारी पहचान मिले समाज में। आपने अपना नाम अस्मिता चुना और अस्मिता की अस्मिता पर जाहिर सी बात है पहले बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे, तो कोई प्रश्न ना उठे ये साबित करने के लिए आपने अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या किया? सबसे पहले तो हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी। पहले हमें नहीं पता था कि हमारा रेप कितने बार हो रहा है। हम जब मेल बॉडी में थे तो हमारा कितना रेप हुआ है हमें खुद ही नहीं पता है उस चीज के बारे में। यहाँ पे एक प्रश्न है, ये जो रेप करने वाले लोग होते हैं ये बाहर के लोग थे या घर परिवार और आसपास के लोग थे? कौन लोग थे जो आपको आपके उस समय में रेप कर रहे थे जब आप अपनी पहचान को तलाशने के लिए खुद भटक रही थी? देखिए, मैं हमारा फैमिली वाले परिवार वाले कोई भी नहीं थे। ये जो सिर्फ थे बाहरी के लोग, बाहरी वातावरण के ही लोग थे जिनके द्वारा हमें उस नाम से पुकारा जाता था, डराया जाता था कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम ये सब करते हो। हाँ हम हैं, परंतु हम तो उस सब चीज नहीं करते थे ना। हमें जबरदस्ती से उकसाया जाता था, जबरदस्ती पकड़ के ढकेल दिया जाता था, वरना हमको बोला जाता था कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में हम बता देंगे। बहुत सारी विरोधाभास वाली प्रवृत्ति होती थी। कभी कभी तो स्कूल्स में पानी डाल देना, या फिर हमारे नोट्स को फाड़ देना, या फिर हमारे बैग्स को छुपा देना, जानबूझ के परेशान किया जाना, जानबूझ के परेशान करना, टीचर्स के सामने बोल देना कि ये हिजड़ा है, ये छक्का है। बहुत डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज हुआ करते थे, परंतु वो टीचर्स भी कभी नहीं बोला करती थी। जब हम अपना आपा खो बैठते थे तो टीचर्स हमें ऊपर से हमें डंडा चलाना चालू करती थी, परंतु उनको नहीं बोला करती थी कि तुम आप गलत बोल रहे हो, वो भी आपके साथ का आपका ही सहपाठी है, आपके साथ ही वो भी पढ़ने आए हैं, तो आप उनको ऐसे क्यों रिट्रीट कर रहे हो? परंतु टीचर हमारे ऊपर ही हाथ छोड़ना चालू कर देती थी। मतलब इन सारी चुनौतियों को हमने पार करते हुए अपने स्टडी गोल आगे बढ़ाया। हम आगे बढ़े, फिर हमने 12 तक 10 तक के नॉर्मली 10 तक के तो हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। उस टाइम तक के भी लोगों की बुद्धि नहीं थी, उस टाइम भी हमें बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। फिर हमने जैसे 11th क्रॉस किया उसके बाद से थोड़ा नॉर्मल हुआ लोगों का बिहेवियर। अब थोड़ा मेंटेन करके चल रहे हैं, तो अभी किसी प्रकार की परेशानी कोई चुनौती नहीं है। अच्छा अस्मिता, आपकी जो ये यात्रा रही जाहिर सी बात है स्कूल में, क्योंकि हर किसी को जानकारी ही नहीं होती, सबके लिए कुछ अचंभित करने वाली चीज़ होती है ये कि एक अजब कैरेक्टर है, मेल बॉडी में फीमेल बिहेवियर है। तो स्कूल हो, साथ के सहपाठी वो भी उसी उम्र में होते हैं जहाँ पे हमारी तरह, जहाँ पे हम खुद को समझ रहे होते हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आता क्योंकि उसको फेस नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बाहर का प्रतिकार हमें मिलता ही मिलता है। घर परिवार में भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर मिलता है। आपके घर में कैसी सिचुएशन रही? घर में आपके व्यवहार को लेकर के कैसा व्यवहार रहा, कैसी प्रतिक्रिया रही शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में हमारे यहाँ मतलब हम 2 भाई हैं। पहले मतलब 2 भाई हुआ करते थे जी। मेरा जो छोटा भाई था वो लड़कों के जैसे क्रिकेट खेलना है, उसको लड़कों की जैसे रहना है, अपना आना, चुपचाप रहना, अपना जो भी काम था करना, फिर अपने फ्रेंड लोग के साथ घूमने चले जाना। और हमारा ऐसा होता था, हम आते थे स्कूल से, फिर मम्मी जो भी बोलती थी मम्मी के हिसाब से चलते थे। मम्मी जो भी काम करने देती, काम कंप्लीट करके
और वो एक मतलब एक पुरुषत्व टाइप का रहता था और हमें वो जो फेमिनाइन टाइप का हो जाता था। इसी से पता चल जाता था कि एक घर में दो लड़के हैं, परंतु बड़े लड़के का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है और छोटे का बिहेवियर कुछ अलग रहा है। तो भाई भी कभी कभी पूछता था, यार तुम ऐसे क्यों करते हो, लोग कितना गंदा गंदा बोलते हैं तुम्हारे बारे में, अच्छा नहीं लगता है, सुधर जाओ, अभी बहुत टाइम है आपके पास, सुधर जाओ, कब तक कैसे करोगे करके भाई मेरे को बोलता था। तो मुझे उस समय बहुत रोना आ जाता था कि मेरा भाई मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। और अब स्वाभाविक सी बात है, मैं क्लास 8 में थी उस टाइम, तो मुझे मेहंदी लगाने का शौक, रंगोली बनाने का शौक, लाइक खाना बनाने का शौक, पानी वानी तो हम ही भर लेते थे, मम्मी को हम परेशान नहीं होने देते थे। मतलब बचपन से ही वो सारी फीलिंग थी जो एक लड़की करती है ना घर के लिए। स्कूल से आके बर्तन साफ करना, घर में जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ये काम करो, सारे काम हम कर लेते थे। मतलब हमारी शुरू से ही, शुरुआती दौर से ही हमें मतलब फेमिनाइन रहना ही पसंद था, परंतु हम उस समय इतना तो जागरूक नहीं हुआ करते थे ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और खुद भी आप 8वीं क्लास में हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ही रही। और तो अच्छा, जब आप ऐसा करती थी घर में, तो ये तो भाई की प्रतिक्रिया थी कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं खेलते हो, ऐसे लड़कियों की तरह क्यों घुसे रहते हो, बदल जाओ, चेंज हो जाओ, ये भाई की प्रतिक्रिया रही। मम्मी के हाथ बटाती थी आप, मम्मी के साथ काम करती थी, तो मम्मी कभी नहीं कहती थी कि क्या लड़कियों की तरह लगा रहता है घर में, मतलब जाहिर सी बात है माँ है, उसको तो मदद मिल रही है एक बेटे से, और क्या चाहिए, तो प्यार भी आता होगा, लेकिन फिर भी माँ बाप बिहेवियर को लेकर टोकते हैं। परवरिश का मामला ऐसा है कि वहाँ पे एक लड़के को एक लड़के की तरह का व्यवहार सिखाया जाता है घर परिवार में। परंतु मेरी मम्मी का बिहेवियर कभी ऐसा विपरीत नहीं हुआ मेरे प्रति। मम्मी हमेशा एक्सेप्टेड थी। मम्मी हमको कोई कुछ बोल देता तो मम्मी हम रोने लग जाती थी। मामा बोलती थी, वो अब नहीं बोल पाती थी हमको कि हम क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, तो मम्मा कभी वो सारी चीजें नहीं लेती थी। फिर छोटे को बोल चमका देते थे, क्यों ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मत बोला करो कुछ भी, बड़ा है तुम्हारे से, भाई है जो भी है करके मामा बोलती थी। फिर वो भी धीरे धीरे समझना चालू किया, तो फिर अब वो बोलना भी बंद कर दिया, कुछ भी ऐसा वो नहीं बोलता है। अच्छा, रिश्तेदारों में क्या सिचुएशन थी आपकी स्थिति को लेकर के, क्योंकि माँ बाप समझदार थे, सेंसिटिव थे अपने बच्चों के प्रति, लगाव था। तो सबसे छोटी वाली मासी है ना, जिनके पास हम थे बचपन में जी, तो वो हमको अभी बीच में कॉल करके बोली थी कि तुम ऐसे नहीं थे यार, तुम अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो, इस सब चीजों में जाके क्यों अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो हमने कहा, हमने क्या किया यार, हमको ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमने क्या किया बताओ। नहीं, तुम पहले से बहुत चेंज हो गए हो। बोला हम क्या चेंज किए बताओ, हम तो जैसे हैं वैसे ही है ना, हमने चेंज क्या किया। पूछे हमने, बताओ ना, हमको क्लियर बताओ कि हमने क्या चेंज किया। तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है। तो हमने कहा, मासी तो स्टार्टिंग से ही था ना, अभी हमने जानबूझ के तो बिहेवियर चेंज नहीं किया। हमें शौक नहीं है कि कोई हमको छक्का हिजड़ा मामू मीठा बोले, है ना। बिल्कुल, हमको शौक है क्या मेरे कारण आप लोग को कोई बोले कि देखो हिजड़े की मौसी जा रही है, हिजड़े के माँ बाप जा रहे हैं, आप XYZ कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की बेइज्जती कराना नहीं चाहता, और कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लोग प्रताड़ित करें। तमाम हालात और सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे समाज मजबूर कर देता है। यहाँ पे बहुत बड़े प्रश्न हैं अस्मिता, कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि समाज क्या कहेगा। आपके पेरेंट्स ने तो बहुत प्यार से आपको रखा, एक्सेप्ट किया। मैं उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि नर और नारी की ही तो मिलन के कारण वो बच्चा पैदा हुआ है ना, तो उस बच्चे का क्या दोष जो आप उसको अपना नहीं मान रहे हो। आपके ही जीन्स के कारण तो बच्चा धरती आपके पास आया हुआ है ना, उसको क्या पता था कि वो हिजड़ा है या किन्नर है। जब आपने खुद पैदा किया तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों समाज के ऊपर थोप रहे हो, समाज ये बोलेगा समाज वो करेगा। बिल्कुल, जब ऐसा है समाज ए बोलेगा समाज वो बोलेगा, तो फिर आप बच्चे ही पैदा करना बंद कर दो ना, समाज से ही मांग लो बच्चा, समाज दे देगा आपको अच्छा बच्चा। और आप खुद बच्चा पैदा कर रहे हो, उस बच्चे को प्रताड़ित खुद कर रहे हो, तो फिर समाज के लोग आपके बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे क्या। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप अपने बच्चे को खुद प्रताड़ित कर रहे हैं तो समाज क्यों नहीं करेगा। ये सही बात है कि हम
अपने आंगन में जैसा बीज बोते हैं वैसा ही छायादार वृक्ष उगता है और उसके फूल फल पत्तियां बाहर तक जो है लोगों तक पहुंचते हैं, उसकी आबो हवा औरों तक भी पहुंचती है। तो ठीक वैसे ही हम अपने आंगन में कैसी परवरिश देते हैं, कैसा माहौल बच्चों के लिए तैयार करते हैं, वो संस्कार बाहर बिखरते हैं। और यदि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश दें तो बच्चे किसी भी जेंडर में हो, समाज में वो वही बिखेरेंगे, वही खुशबू फैलाएंगे। तो इस बात से एग्री करते हैं और हमारा अनुरोध भी रहता है कि लोग अपने बच्चों को स्वीकृति दें, खासतौर पर ट्रांसजेंडर बच्चों को जो बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, मेंटल लेवल पे परिपक्वता भी है उनमें, शारीरिक रूप में अगर बात करें तो हर काम को करने में सक्षम है। ऐसी सिचुएशन में उनकी स्वीकार्यता परिवारों में होनी चाहिए और परिवार यदि पहल कर दें तो जो हमारे समाज में इनको लेकर के जो दुर्भाव है, जो समस्या है, वो वहीं पर आधी से अधिक समाप्त हो जाएगी। सारे अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे वहाँ पे। और अस्मिता, आपका जो परिवार है आपको सपोर्टिव है, तो आपके तमाम साथी ऐसे होंगे जिनके परिवार उन्हें सपोर्ट नहीं करते होंगे, तमाम ऐसे होंगे जो घर से भगा दिए गए होंगे या घर छोड़ के बाहर आ गए होंगे, जीवन संघर्ष चल रहा होगा। तो दोनों ही स्थितियों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहती हूँ और तमाम सुनने वाले लोग ये जानना चाहते होंगे कि परिवार का महत्व एक ट्रांसजेंडर होने के नाते कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और क्यों ज़रूरी है परिवार का होना? देखिए, बिना परिवार के जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके पास परिवार ही नहीं है तो उस जीवन का क्या मतलब। इसलिए हम एक परिवार ढूंढने के लिए हम उस परिवेश में चले जाते हैं जहाँ पे हमें माँ मिल जाती है। हमें इसीलिए अपनाना पड़ता है किन्नर घराने को, जिससे हमें नई बहनें, नए माँ और सारा परिवार मिल जाता है। हमारा परिवार हमें स्वीकार्य नहीं करता है, इसीलिए तो हमें दूसरों को माँ बनाना पड़ता है, दूसरों को गुरु बनाना पड़ता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हम अकेले इंसान के द्वारा जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है जी। उसके लिए एक परिवार होना, एक परिवार से ताकत मिलती है, एक आश्रय मिलता है और एक सहन शक्ति मिलती है, क्योंकि परिवार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल। खासकर करके एक ट्रांसजेंडर के लिए परिवार एक ताकत के रूप में उभर के आता है, क्योंकि उनके पास कोई भी शक्ति नहीं रहती तो एक परिवार ही उनका मुख्य आसरा रहता है। तो उनके बल पे ही वो आगे बढ़ सकती है, चाहे शैक्षणिक में हो या फिर मानसिक में हो या फिर शारीरिक या फिर किसी भी वे में। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार की भूमिका हर किसी के लिए है। और परिवार यूँ कह लें कि हम जब संगठित रूप में रहते हैं, सामूहिक रूप में रहते हैं, तो हम अपने आप को सशक्त और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हर समाज के हिस्से की बात है। अभी आप बात कर रही थी कि परिवार ना होने के कारण ही हम किसी को किन्नर में जो है गुरु बनाते हैं, किसी को माँ बनाते हैं और अपना एक परिवार अपने ही जैसे लोगों के बीच तैयार करते हैं। सुरक्षा भाव मिलता है, मजबूती मिलती है और मन को सुकून भी मिलता है, क्योंकि वहाँ हमारे भावों को लोग समझ पाते हैं। समय बदल रहा है इस समय और कई घटनाएं ऐसी आसपास सुनाई पड़ती हैं जिनमें किन्नर घरानों में हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, जोर जबरदस्ती की शिकायतें भी आती हैं, समाज इसका विरोध भी करता है, समाज परेशान भी होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं ऐसे। और आपस में भी बड़ी गलाकाट प्रतियोगिता है किन्नर समाज के अंदर। इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास ये चीज होती है, क्योंकि हम जिस घराने में चेला बन रहे हैं, जिसको हम अपना गुरु बना रहे हैं जी, हम उसके अनुसार चले ना। ऐसा हो जाता है कभी कभी उनको सारी चीजें बता दी जाती हैं कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करना है, आपको वेश्यावृत्ति करना नहीं है, आपको भिक्षावृत्ति नहीं करना है, जहाँ पे बच्चा हो रहा है, बधाई हो रही है, जहाँ पे शादी हो रही है, ऐसे ही शुभ अवसरों पे आपको जाना है। ना कि आपको रेलवे स्टेशन में ट्रेन में मांगने जाना है, ना किसी बाजार में मांगने जाना है, ना किसी प्रकार की भिक्षावृत्ति नहीं करनी है। आपको उस घराने में ही रहना है जिस घराने में आपको रखा जा रहा है। आप उस घराने से पैर लांग के बाहरी सीमा में जा रहे हो तो फिर आपके साथ तो दुराभास होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम घर पे रहते हैं और हम अपने परिवार के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारे साथ भी वही व्यवहार होता है ना। बिल्कुल। तो हम जब उनको अपना परिवार मान के उनके साथ रहते हैं तो हमको उनके नियमों के अनुसार ही चलना होगा।
ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपका कि जैसे हम परिवार में रहते हैं तो एक अनुशासन और एक नियम होता है हर परिवार का, वैसे ही किन्नर घरानों में भी उनका अपना एक अनुशासन और एक नियम है जिसके तहत वो अपने समाज को सुरक्षित रखने के तमाम प्रयासों में, उनका जीवन यापन करने के प्रयासों में कुछ नियम बनाते हैं और उन्हें हमें पालन करना ही होता है, क्योंकि जिसे हम गुरु मान रहे हैं, जिसे माँ मान रहे हैं, जिसे परिवार मान रहे हैं, तो बड़ों का अनुशासन वहाँ भी चलता है और उस अनुशासन का हमें पालन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर खतरा है, क्योंकि समाज में हमें एक्सेप्टेंस नहीं है और खतरा समाज में ही है, तो व्यवस्था को हमें बनाए रखना होगा। एग्री करते हैं इस बात से कि हर परिवार और समूह का अपना एक नियम कानून है और उसे फॉलो करना भी चाहिए। लेकिन अस्मिता, किन्नर घरानों में ही आपने कहा ना कि भिक्षावती और सेक्स वर्कर के रूप में लोग काम नहीं करें नियम में, लेकिन तमाम किन्नर घरानों में ही लोग हैं, तमाम किन्नर ऐसे बड़े छुपे व्यवस्था में ऐसा काम करते हैं, सेक्स वर्कर हैं। ये उनकी मजबूरी भी हम समझ सकते हैं कि होगी। दिल्ली और मुंबई में जाएं तो वेश्यावृत्ति आपको सबसे अधिक मिलेगी। ट्रेनों में मांगने का जो संस्कृति है वहाँ पे, वो ज़्यादातर मुंबई और दिल्ली में आपको मिलेगा। जहाँ पे लोकल ट्रेनें चलती हैं वहाँ पे ये बहुत मिलेगा, मांगने का तरीका जो है वहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये जो होते हैं ना जी, इनका कोई गुरु और मालिक नहीं होता है। ये अपने अलग अलग रहते हैं आश्रय स्थल में, अपने 3-4 ग्रुप के साथ 2 या 4 लोग रहते हैं। जो मेन गुरु होती हैं, जैसे आचार्य लक्ष्मी महामंडलेश्वर जी हैं, हमारे रायपुर की नगीना नायक जी हैं। इनके घराने में आप देख लेंगे ना तो आप किसी को भी बाहर घूमते नजर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक घराने में सिर्फ वही प्रथाएं हैं जो विदाई होती है, बधाई टोली होती है, किसी के यहाँ बच्चा होता है, किसी के यहाँ ब्याह होता है, बस वही उन मुख्य अवसरों में ही इनका जाना होता है। बाकी ना उनको आप ट्रेन में देखेंगे, ना किसी बाजार में देखेंगे, कहीं पे भी आप उनको नहीं पाएंगे जो मुख्य किन्नर होते हैं जी। और बाकी लोगों के बारे में तो मैं नहीं कह सकती कि वो अपना जीवन आश्रय चलाने के लिए करती हैं या फिर क्या करती हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं हर कोई गुरु परंपरा में नहीं गया है या हर कोई घरानों में शामिल नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से हर किसी को गुरु परंपराओं में नहीं स्वीकारा जाता है, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं गुरु बना लेते हैं, गुरु बनाने के बाद कुछ दिनों तक के उस परंपरा में रहते हैं, उनको एक नाम मिल जाता है, फिर उस नाम के अनुसार वो चलते हैं और उसका फायदा उठाने लग जाते हैं जी। सबसे बड़ी मेन गलती यही होती है किन्नर घरानों की। जाहिर सी बात है कि जब व्यवस्था है तो विरोधी स्वर भी उठते हैं, जहाँ पे अनुशासन है तो अनुशासन तोड़ने वाले लोग भी होते हैं और ऐसा हर जगह मिलता है, हर समाज में मिलता है। अस्मिता, ट्रेन में मांगने और वेश्यावृत्ति की बात को आपने कहा कि आपकी समझ से परे है और आप इस चीज़ को जो है प्राथमिकता में बिल्कुल नहीं रखती हैं दूर दराज तक, और आप जिस समाज में हैं, जिस कुनबे, जिस घराने से संपर्क रखती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा स्वस्थ माहौल है जो समाज में सम्मानजनक ढंग से सिर्फ बधाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और संस्कारों की दहलीज पर बहुत मजबूत, बहुत खरे हैं। तो सच में किन्नर परंपरा जो आज भी जिंदा है तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो खरे हैं वही संस्कारों को जीवित करके रख पाए हैं। लेकिन बदलते परिवेश में, चकाचौंध में बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं, बहुत सारी वर्जनाएं टूट रही हैं, समय बदल रहा है, सबको लालच है, सबको संवरना है, सबको अच्छा दिखना है और बहुत कुछ है। हर कोई त्याग और समर्पण का जीवन नहीं जी सकता है, तो उसमें स्वतंत्र जीवन में जो भटकाव है, जो संघर्ष है, और कई बार मैं समझती हूँ जहाँ तक कि जो हार्मोन डिसबैलेंस की सिचुएशन है उस दायरे में भी देखें तो कहीं ना कहीं इनका जो हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है और वो फिर उसी में रम जाते हैं। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है स्वतंत्र तौर पे रहने वाले, खासतौर पर महानगरों में, क्योंकि वो संस्कार, वो कल्चर, वो संस्कृति उतनी नहीं मिलती है बड़े शहरों में, तो वहाँ ऐसा ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से दिखाई पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो आपकी पर्सनल पारिवारिक यात्रा और सामाजिक यात्रा रही है। वर्तमान में आप अब स्वतंत्र हैं, स्वावलंबी हैं, तो आपने पढ़ाई कितनी की हुई है? मैंने बैचलर डिग्री ली हुई है जी। मैंने BBA किया हुआ है कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रायपुर से जी। मैं 2016 में पास आउट हुई हूँ। और अभी वर्तमान में क्या कर रही हैं पेशे से? मैं वर्तमान में अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरा ज्वाइनिंग है कैफे में, तो मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाऊंगी एज ए स्टीवर्ड की पोस्ट में, F&B। हाँ, तो मेरा 23 को है ज्वाइनिंग,
तो फिर मैं अपने जॉब में चले जाऊंगी। तमाम ऐसे लोग हैं जो एक आसान ज़िंदगी चुनते हैं और उस ज़िंदगी को चुनने में उन्हें समस्याएं बहुत आती हैं। उनका कहना है कि समाज ने हमें स्वीकारा नहीं, समाज में बहुत हमारे लिए ऑप्शंस नहीं हैं, करियर कैसे हम बनाएं, कैसे हम पढ़ाई करें, हमारे से तो सब कुछ छीना गया है। और उसी समाज में आप पढ़ाई कर रही हैं, उसी समाज में आप नौकरी तलाश रही हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तमाम उन साथियों को जिनका ये मानना है कि समाज में स्वीकृति नहीं है इसलिए हम पिछड़ गए हैं? फ़र्क पड़ता है इस बात से, लेकिन क्या वास्तव में आपके अगर हौसले और आपकी उड़ान हो, आपका आसमान हो, तो क्या वाकई ये फ़र्क इतना ज़्यादा है कि आपको मंजिल ना मिले? देखिए, सबसे पहले हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर आपका नीचे नहीं होना चाहिए। आप जितने शिक्षित रहेंगे उतना आपको मंजिल पाने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। देखो, 2014 में नालसा जजमेंट आया हुआ, तो आप उसके थ्रू अब लीगल आइडेंटिटी मिल चुकी है। अभी नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल से आपको नेशनल ट्रांसजेंडर कार्ड बन रहा है, तो आप उसके थ्रू भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसका भी फायदा उठा सकती हैं। लाइक गवर्नमेंट ने सारे महानगरों में गरिमा गृह के संस्थान खोले हुए हैं, आप वहां जा सकते हैं। 1 ईयर या हाफ 6 मंथ का आप कोचिंग ले सकते हैं कौशल विकास के थ्रू, तो आपको उस गरिमा गृह के द्वारा आपको जॉब मिल सक रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो अभी गरिमा गृह के द्वारा अभी सेवारत हैं बहुत सारे ऑफिसों में। कोई जमशेदपुर में है, टाटा स्टील प्लांट में है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत सारे ऐसी जगहों में अभी कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हमारी जो भी कमी है वो शिक्षा है। शिक्षा के बगैर हमारा जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो आपको कौन काम देगा। अच्छा, आपकी पढ़ाई के बाद आपको क्या महसूस होता है कि समाज में जब आप निकल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, काम की तलाश में निकल रहे हैं, काम आपको मिल भी रहा है, तो लोगों की प्रतिक्रिया देख करके अब कैसी लगती है? स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था कि लोग मुझे काम पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही लोग इधर उधर सोचना चालू कर देते थे। बट मैंने इसे धीरे धीरे कम्युनिटी के बारे में बताया। देखिए, सारे हम भी एक इंसान है, हमें भी जीवन जीना है, हमें भी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है। उन चार चीजों के बिना तो हमारा जीवन का कोई आधार ही नहीं है। तो हम अपने पेट के लिए काम करना चाह रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए हमारा मेन उद्देश्य है वही। ना हमें किसी के पास से धन की आवश्यकता है, ना कुछ है। शरीर के लिए कपड़े, पेट के लिए रोटी और आज सर ढकने के लिए एक छत की जरूरत है। हम उसी के लिए कार्य ढूंढ रहे हैं, तो हमें कार्य मिलने के लिए आगे बढ़े करके। समाज से क्या कहना चाहेंगी? मैं समाज के हर एक उद्देश्य, चाहे वो निजी रहे या कोई भी संस्थान रहे, ट्रांसजेंडर होना एक कोई कमजोरी नहीं है, कोई किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है, वो भी एक इंसान है। तो आप उनको भी एक इंसान समझ के अपने संस्थान में कार्य दीजिए। बिल्कुल। सिर्फ एक ट्रांसजेंडर होना उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य वो नहीं है कि वो रोड पे जाके ताली बजा के इंसान से पैसा ले, या फिर सेक्स वर्किंग करके पैसा ले, या फिर किसी के घर में नाच गा के पैसा कमाए। उसका मेन उद्देश्य वो नहीं है। वो भी चाहते हैं कि हम भी कार्य करें, हम भी समाज के साथ मिलकर काम करें और समाज का एक मुख्य अंग बन के राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। दोस्तों, कार्यक्रम में हमारे साथ अस्मिता गोस्वामी ने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें साझा की, और इन सारी बातों में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो नज़र आते हैं कि परिवार स्वीकृति दे दें तो मंजिल आसान है, शिक्षा का अभाव पिछड़ने का कारण भी है, और शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर विकल्प खुल रहे हैं करियर के क्षेत्र में तो एजुकेशन की कमी की वजह से भी विफलता मिल रही है। तो एजुकेशन को वैल्यू देने की ज़रूरत है, और ये तभी संभव है जब परिवार साथ होगा और परिवार उनकी परवरिश में उनका योगदान करेगा। दूसरी चीज़ जो मुख्य बिंदु में मिलती है वो ये कि सम्मान के लिए, रोटी के लिए और कपड़े के लिए ही सारे सही और गलत रास्ते अपनाए जाते हैं। अगर ये चीज़ें सर्वसुलभ हों, हर तरफ विकल्प हों, बेहतर विकल्प समाज दे दे, तो ये गलत रास्तों पर भटकते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात सभी ट्रांसजेंडर के लिए कि जीवन में हौसला हो और मंजिल के लिए प्रयास निरंतर हो, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और
कार्यक्रम को जो है यहीं पर हम वाइंड अप भी करेंगे और अस्मिता से फिर हम और भी बात करेंगे। ऐसे ही अस्मिता रेडियो जंक्शन पे आती रहेंगी। और चलने से पहले अस्मिता से एक आखिरी सवाल। अस्मिता, रेडियो जंक्शन पे जो है आप आई, इससे पहले जाहिर सी बात है कि आपको रेडियो जंक्शन के बारे में पता चला होगा कहीं से, तो कैसे पता चला आपको और रेडियो जंक्शन के जो प्रयास हैं आप लोगों के लिए, रेडियो जंक्शन पर आने का अनुभव आपका कैसा लगा? मुझे रेडियो जंक्शन के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चला जी। फेसबुक के एक पेज में मैं देखी तो मुझे पता चला एक अभिभावक थे, उनके फैमिली में 2 बेटियां थी और एक बेटी नॉर्मल थी। मैंने जब उनकी स्टोरी पढ़ी ना तो मुझे बहुत रोना आया, तो फिर मैंने आपके पास पर्सनली मैसेज किया जी। ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक बार बात करूं, क्योंकि मेरी भी लाइफ स्टाइल सेम थी। क्योंकि देखो, उनके यहाँ 2 बेटियां थी और हमारे यहाँ 2 बेटे थे। उसमें से एक बेटा ट्रांसजेंडर था और एक बेटा नॉर्मल था। तो मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे बात की। और ये अनुभव मेरा सबसे बड़ा बेस्ट अनुभव रहेगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, रेडियो जंक्शन से यूं ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेडियो जंक्शन है ट्रांसजेंडर के हक की आवाज़ के लिए। और आप लोगों का ये सफ़र ऐसे ही आज शुरू होते हुए जारी रहेगा। रेडियो जंक्शन पर आपके साथ होंगे रेडियो मित्र और समाज के तमाम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता, आप जुड़ी, आपको यहाँ पे आने का मन हुआ। यही हमारा प्रयास था कि लोग इस बारे में जागरूक हों और अपनी बात लोगों के बीच आके रखें, क्योंकि समस्या का समाधान तभी है जब हम प्रयास करें। दोस्तों, कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, और ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से हैं। और पूरा इनका जो गज़ल का पार्ट है वो यूं कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सच बात है, प्रयास करने से ही सफलताएं मिलेंगी, मंजिल मिलेंगी। तो ये प्रयास जारी रहेगा रेडियो जंक्शन का भी और अस्मिता जैसे तमाम लोगों का भी। फिर मिलेंगे किसी और नई यात्रा के साथ, किसी और नई कहानी के साथ, किसी नए किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी अधूरी सी है, वक्त भी पूरा नहीं। जैसे शिव थे आधा देह नारी का लिए, और कहलाए अर्ध नारीश्वर। अधूरेपन की पूरी जिंदगानी लिए कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार सुबह 11:15 बजे सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन।